हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम मंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन दिया गया था मौलिक अधिकार, उस पर हम मॉडल आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले बता दूं कि जो टारगेट बैच चल रहा है 67th बीपीएससी का, उसको क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट के थ्रू जो मेंस का सिलेबस है उसको कवर किया जाता है। हर 2 दिन में टेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप डिटेल्स जान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो लाने वाले हैं, वी आर जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट अ PSIR टेस्ट सीरीज। पॉलिटिकल साइंस जिसका भी है उसका एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। संडे को टेस्ट होगा। उसमें पर संडे को 3 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और क्या है कि ऐसे करके जो बीपीएससी का जो सिलेबस है PSIR का, वो हम लोग कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑलरेडी डिटेल्स टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पर आप क्या कर सके, व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन को। देखो, अब जो हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग का जो क्लासेस चल रहा है, उसमें जो 67th का जो ग्रुप 2 है उसमें पॉलिटी चल रहा है। उसमें क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था मौलिक अधिकार पर। क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन फंडामेंटल राइट्स विथ वन हैंड एंड टेकन देम अवे फ्रॉम अदर। मतलब क्या है कि भारत के संविधान ने किस प्रकार एक हाथ से मौलिक अधिकार हमें दिए तो और दूसरे हाथ से हमें वापस भी ले लिए। तो देखो अब क्या है, एक हाथ से दिए मतलब क्या है कि आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कितने हैं और कैसे ले लिए मतलब क्या है कि शॉर्ट कमिंग बताना है, ठीक है ना। जो एक्सेप्शंस है हमारे मौलिक अधिकार में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उसको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब उससे पहले फंडामेंटल राइट्स, इस क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इस अधिकार को, इस राइट्स को हम मौलिक अधिकार क्यों बोलते हैं, इसको हम फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का एक ऐसे खासियत है, 2 ऐसे रीजन है जिससे हम कह सकते हैं कि इसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। सबसे पहले कि जो हमारा जो अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो हमें हमारा संविधान दिया है, उसके थ्रू गारंटी हमें मिला है, ठीक है। अगर इससे कोई स्टेट है या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमसे छीनता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब क्या है कि दैट इज जस्टिसिएबल एंड इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो दीज आर द रीजंस जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और भी रीजंस है जो हम करेंगे कि इसको और फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आप देखोगे संविधान में तो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये सब आपको याद होना चाहिए। पीटी पर्पस से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा जो पार्ट 3 है इसमें मेंशन किया गया है, हमारे संविधान के जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, उसमें मेंशन किया गया है। और अनुच्छेद देखा जाए, आर्टिकल देखा जाए दोस्तों, तो 12 से 35, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद जो है, ये आर्टिकल है, हमारा फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है। ध्यान से ये दोनों याद कर लीजिएगा, ये पीटी पर्पस के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, संविधान में पहले 7 दिया था फंडामेंटल राइट्स, लेकिन एक हटा दिया गया, एक हमसे छीन लिया गया। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 6। तो देखो, अब क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल रहा है कि एक्सेप्शन दूसरे हाथ से हमें छीन लिए जाते हैं। एक छीन लिया यहाँ पर, वो कौन था दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी, जमीन का अधिकार, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसमें पहला है राइट टू इक्वालिटी, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, सेकेंड फंडामेंटल राइट्स 19 से 22 तक कवर करता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 2 आर्टिकल कवर करते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, 23 से 24, ठीक है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म है उसका आज़ादी है, वो 25 से 28 तक है। 5वां है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 और 30। जनरली जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, उन लोगों के जो कल्चर है उनको प्रमोट करने के लिए दिया गया है। और 6ठा जो सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको आर्टिकल 32, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है या कोई छीन लेता है, सरकार छीन लेती है,
तो एक रेमेडी दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आर्टिकल 32 के थ्रू अब जाके उससे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसको अंबेडकर साहब ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बिना फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार होगा नहीं। अगर आप देखो, अब अगर आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वायलेट हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और 226 के थ्रू आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। तो ओवरव्यू ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हम देखेंगे कि दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर हम देखेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स को हमने तो पढ़ लिया कि क्यों मौलिक कहा जाता है, लेकिन और भी कारण है जिसके कारण इसको हमको मौलिक कहा जाता है, और भी कारण है जिसको हमको फंडामेंटल्स बोला जाता है। सबसे पहले ये जो राइट है ये हमारे नेचुरल डेवलपमेंट के लिए, जो इंसान का जो हम एज ए ह्यूमन बींग्स है, हमें एक एसेंशियल है। जैसे हमको जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, अपने आप को डेवलपमेंट के लिए पढ़ना जरूरी है, वैसे ही क्या है ना कि एक ओवरऑल जो हमारा जो पोटेंशियल है, हमारे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, उसके लिए हमें फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। हमको आज़ादी मिलना चाहिए कि हम जो चाहें वो जी सकें, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप इसको मेंस में आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, डेट आर वेरी एसेंशियल एंड नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार नहीं देंगे तो इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, हमें बेसिक फ्रीडम देता है। अगर हम अपना फ्रीडम हमको नहीं देंगे, अगर हम किसी का फ्रीडम छीन लेंगे तो उसके जो रियल पोटेंशियल है वो हम नहीं देख सकते हैं। हम उसको मना करेंगे, उसके फ्रीडम, उसके आज़ादी को कर्टेल कर देंगे तो अपना पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक कारण होता है जिसके कारण क्या होता है ना दोस्तों कि मौलिक अधिकार को मौलिक कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि क्वेश्चन है कि क्यों एक तो ले लिया जाता, एक हाथ से देता है, तो देता क्या है, जो 6 है वो हमने जान लिया कि हमारे जो मौलिक अधिकार 6 है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और जो ले लेता है ना उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखो फंडामेंटल राइट्स है, उसके कई एक्सेप्शन है। दैट इज द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो पूछ रहा है कि एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है, समझ रहे हो ना। तो जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पहला अपवाद देखो क्या है। देखो अब इस सबको आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो अनुच्छेद है आर्टिकल 368 है। 368 ये आर्टिकल याद होना चाहिए। इस आर्टिकल के थ्रू दोस्तों हम क्या करते हैं कि संविधान को संशोधन कर देते हैं। संविधान में अगर हमको कुछ चेंज करना है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, तो इस आर्टिकल के थ्रू होता है। तो इस आर्टिकल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स को हम ले सकते हैं। जैसे पहले 7 था, तब 6 कर दिया गया है। जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जमीन वाला था दोस्तों, उसको जनता पार्टी ने, जनता गवर्नमेंट ने 1978 में जो 44वां अमेंडमेंट लाया था, उस समय ये हमसे ले लिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपवाद ये है कि जो एक हाथ से देता है, एक हाथ से ले लिया। अब इसको डाल के आप एग्जाम्पल लिखिएगा क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो जमीन का अधिकार था। अब जमीन का अधिकार हमें कहाँ मिला हुआ था दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल अगर देखेंगे हम तो 31 में मिला हुआ था। आर्टिकल 31 में हमें अनुच्छेद मिला हुआ था जमीन का अधिकार, ठीक है। तो अगर हम 368 के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़े तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला भी हुआ है, खासकर आप केशवानंदन भारती केस के बारे में जानते होंगे, ठीक है। आप अगर उसका कब ये वर्डिक्ट आया था, इसका ईयर जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, केशवानंदन भारती केस को। इसमें अभी न्यूज में इसलिए थे कि उनका देहांत भी हुआ है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भैया, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो पहला अपवाद क्लियर हो गया, 368, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखो सेकंड अपवाद क्या हुआ कि आपको पता होगा कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 16, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हमें रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन मिलता है जब हम नौकरी वोकरी लेते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो देखोगे तो एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिजर्वेशन,
मतलब रिजर्वेशन क्या है, सही है, जिसको अंग्रेजी में अगर बोलोगे तो एफर्मेटिव एक्शंस। जो अगर PSI का स्टूडेंट होंगे तो रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में पढ़े होंगे, तो उन्होंने भी अफर्मेटिव एक्शंस को बताया है, सपोर्ट किया है। तो देखो अब एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, जिसको हम सकारात्मक भेदभाव बोलते हैं, तो वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे सोसाइटी में जो OBC हैं, SC ST हैं, उन पर काफ़ी अत्याचार हुआ है हिस्ट्री में। तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए, इक्वल फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम क्या किए हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो हम उनको कुछ रिजर्वेशन दिए हैं। तो ये आर्टिकल 16 के अंदर आता है। तो क्या है कि कुछ को मिल रहा है रिजर्वेशन, कुछ को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब तो EWS भी आ गया, जो गरीब है उसको भी मिलेगा, लेकिन कुछ जो गरीब नहीं है, जो जनरल में आते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर हम डिबेट पर नहीं जाएंगे रिजर्वेशन सही है या गलत है, लेकिन इससे क्या होता है कि एक अपवाद है कि कुछ सेक्शन है वो क्या होता है कि वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये भी क्या है कि फंडामेंटल राइट्स एक कुछ को दिया गया, कुछ को नहीं, दैट इज ऑल्सो अपवाद। इसको भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो क्या है कि नेक्स्ट अपवाद क्या है कि अगर आप देखोगे इन नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, आर्टिकल 352 में। अब आपको पता होगा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 जिसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपकी बोलने की आज़ादी जो है वो क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। उसका जो इन्फोर्समेंट होता है वो खत्म कर दिया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स तो एक तरह से आपको दे रहा है बोलने की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो अधिकार आपको दे रहा है, लेकिन दूसरे हाथ से वो अधिकार आपसे ले रहा है। कैसे लेगा? 352 का यूज करके। अब इसका मिसयूज भी हुआ था, ये तो एग्जाम्पल दे देंगे। अगर मिसयूज हुआ था, अब मिसयूज कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय में, तो ये भी आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये भी एक अपवाद हुआ कि नेशनल इमरजेंसी के समय हमारा जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब क्या है, आपको एक और अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 22, जिसको बोलते हैं, अगर आप अनुच्छेद 22 को देखोगे तो इसके बारे में दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब क्या है कि इसमें बोला गया है कि बिना मतलब के किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ओवरव्यू अगर देखें तो अगर आप अरेस्ट करेंगे तो कुछ इसके नियम्स है कि आपको कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर में आपको कोर्ट में पेशी करना होगा। दिस ऑल आर द रीजंस, ठीक है ना, इसमें बताया गया है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ कारण वजह से हम किसी आदमी को डिटेन कर सकते हैं। फॉर नेशनल इंटरेस्ट हो गया, जो पब्लिक में पीस मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ इंसान होते हैं जो क्या करते हैं कि आकर दंगा उंगा मतलब भड़काऊ भाषण दे देते हैं, दंगा उंगा हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण उनको डिटेन कर लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल का मिसयूज बहुत करता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को डिटेन कर लेते हैं, बोलते हैं कि जो पीस है उसको हम इस्टेब्लिश करने के लिए। इसका एग्जांपल आप नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी लगाई थी उसमें देखा जा सकता है। सारे अपोजिशन को डिटेन कर लिया गया था। तो ये भी क्या हुआ कि एक तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हुआ। आप ये भी देख सकते हैं, आर्टिकल 22 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जो सामने दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ना दोस्तों, वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। जो स्टेट का कुछ एरोटेक्रेटिक नेता आ जाते हैं जो अपना मनमानी कर लेते हैं, जो मन में आया वही करते हैं, संविधान बाहर में जाए, हम नाम किसी का लेना नहीं है, आप सब समझदार हैं। तो क्या होता है कि ऐसे एक्शंस जो होते हैं, आर्बिट्रेरी एक्शंस होते हैं, मनमानी कार्रवाई जो राज्य करते हैं, उसके अगेंस्ट ए फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर वो वायलेट करता है तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, सिर्फ लीगल रेमेडीज है। तो ये भी एक अपवाद हो गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जब राज्य कोई मनमानी करता है तो आप मौलिक अधिकार आपके पास उपलब्ध है कि आप क्या है कि आप
कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसका अपवाद यह है कि जब राज्य की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध अधिकारों का केवल निजी व्यक्ति जो है वो अगर उल्लंघन करेगा तो आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, संवैधानिक उपचार नहीं है, वो आप सिर्फ लीगल बैटल जीत सकते हैं। और लीगल बैटल में पता ही है कितने प्रॉब्लम होते हैं। मतलब देखो क्या है कि आपका मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ तो स्टेट किया है तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आप आर्टिकल 32 और 226 लगा के आराम से अपना जस्टिस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे हम आपका कोई फंडामेंटल मौलिक अधिकार को वायलेट कर दिए तो आप क्या करोगे? आपके पास लीगल रेमेडीज है, सिर्फ आप कोर्ट क्या करोगे? थाना जाओगे, थाना में आप FIR दर्ज करोगे, बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये भी एक अपवाद है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और साथ में जो आर्टिकल 22 हमने बताया था उसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो जो अपवाद है जिसके बारे में हमने बताया है कि एक हाथ से देता है और एक हाथ से ले लेता है, ठीक है। तो कैसे वो भी बता सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला था कि 368 आर्टिकल जो 368 था उसके थ्रू हम लोग जो पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ था उसमें से एक हम ले लिए थे, जो हमारा जमीन का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, वो हम ले लिए थे। आर्टिकल 31 में वो पहले मेंशन था, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि किस हाथ से लेता है और कैसे वो वापस हमसे ले लेता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑलरेडी हमने मेंशन कर चुका है जो अनुच्छेद 22 है, ठीक है ना। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। देखो उसके अलावा भी हमने क्या देखा, अभी 5-6 पॉइंट देख लिए कि किस तरह से अप्लाइड है। उसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों तो कुछ ऐसे अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 33 में क्या है कि जो आर्म फोर्सेज होते हैं, जो मिलिट्री होते हैं, पुलिस होते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि इन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसको कर्टेल कर दे, उनको खत्म कर दे, उनको अधिकार न दे। कारण क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये भी रीजन है कि सोचो कि कुछ सेक्शन जो है वो मौलिक अधिकार एंजॉय कर रहे हैं और जो कुछ सेक्शन है जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको मौलिक अधिकार ना है, तो अभी एक अपवाद है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो हमने पढ़ा था क्या है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है 31 जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया पार्लियामेंट ने और उसको लीगल राइट बना दिया है। लीगल राइट का कौन से आर्टिकल के थ्रू दिया है? 301 के थ्रू। वो मैं बताना भूल गया था जो आपको बता दिया हूँ। अब देखो अब एक और अपवाद क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आर्टिकल B 39 का क्लॉज B और क्लॉज C, ठीक है ना। इसको जाके देखें कि बोलता क्या है। जनरली कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है इस सबको किसी सिंगल के पास आ जाए, कोई एक ही इंसान सब चीज़ को लेकर बैठ गया है, बाकी के पास पहुंच नहीं रहा है, तो इस सबको रोकता है। तो एक बार आप जाके उसको देखें आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल 19B और C जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए हम मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट होता है तो वो ओके है। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि इस दोनों आर्टिकल को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको हम वायलेट कर सकते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट भी ओके बोला है। तो ये भी एक अपवाद है। तो जितना जो हम लोग बताएं, जो भी आपको हम आर्टिकल बताएं, कैसे कैसे एक हाथ से सुप्रीम मौलिक अधिकार तो हमें संविधान दे रहा है और दूसरे हाथ से कैसे कैसे ले रहा है उसको आप बोल सकते हैं। और भी दे सकते हैं कि देखो मौलिक अधिकार जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान बनाया वो तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार दे दिए हैं जो हमारे पास 6 है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे जो हैं जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। राइट टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा मौलिक अधिकार उन्होंने बनाया नहीं, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको भी डालना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन इनको डाला नहीं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो क्या है कि अगर देखो फंडामेंटल राइट्स, कभी कभी फंडामेंटल राइट्स को अगर देखेंगे हम तो हमसे ले लिया जाता है, हमसे वापस छीन लिया जाता है और इसका कारण बताया जाता है। क्या कारण? कि नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, इमरजेंसी लगा हुआ है, या पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक का जो पीसफुल जो ऑर्डर है वो खराब हो सकता है। तो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तभी भी तो हमसे वो मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक है। तो यही एक डेमोक्रेसी में होता है,
ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, यही डेमोक्रेसी में होता है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आप आंसर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फिर मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि कैसे ये ले लेता है। सबसे पहले आर्टिकल 368 को मेंशन करना, उससे आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी जो है 31 को मेंशन कर देना, और उसको कौन से लीगल बना दिया गया 300A, ठीक है। अनुच्छेद 16 को मेंशन करना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 352 के थ्रू हम 19 आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको भी ले लेते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 22 को मेंशन कर देना है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके थ्रू कैसे किया जाता है उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आर्टिकल 33 को मेंशन कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस वाले को, ठीक है। उसके बाद आप आर्टिकल 39B और C को मेंशन कर सकते हैं, इसके थ्रू कैसे अनुच्छेद 14 और 19 का हनन किया जाता है, ठीक है। इस सब को आप मेंशन कर सकते हैं। तो दीज आर द रीजन, ये एक कारण है जिसके कारण क्या किया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स एक हाथ से लिया जाता है और दूसरे हाथ से, एक हाथ से हमें दिया जाता है, दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसका अगर PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसका PDF जो है, जो स्लाइड है वो आपको वहाँ डाल दिया जाएगा, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।